ऑन ने ताज्जुब से पूछा, घामड़, वलीमा क्यों किया जाता है? ऐलान शादी के लिए। अम्मी चाहती हैं सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाए। आशिर ने भन्ना कर कहा था। ऑन चिढ़ सा गया ताकि फिर तमाशा लगे। वो तब कर उठने लगा था, फिर आशिर ने टांग मार कर इसे वापस बिठा लिया। जो भी कहो, वलीमा तो हो के रहेगा। इसने इत्तलान अर्ज़ किया था ताकि ऑन समझ ले अम्मी अब्बू ने फ़ाइनल फ़ैसला कर दिया है। सो एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं निकलती थी। कुछ सोच कर ऑन भी चुप कर गया। फिर दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती महरो को देखने लगा। वो अपने मखसूस स्टाइलिश पैरहन में बाल बिखराई मुस्कुरा रही थी, जैसे उनकी गुफ्तगू एंजॉय कर रही थी। इसके लंबे खुले रेशमी बाल दाएं कंधे पर आगे की तरफ गिरे हुए थे। ऑन को खामखा उलझन होने लगी। एक तो इसकी लापरवाहियाँ। इर्द गिर्द 3-4 देवर बैठे थे, सास ससुर भी मौजूद थे, और मोहतरमा बीच में बाल खोले बड़ी बेहयाई से अपना वलीमा डिस्कस कर रही थी। सना और मरियम से लिबास फ़ाखरा के मुतालिक गुफ्तो शनीद हो रही थी। ऑन ने लम्हा भर के लिए सोचा था, फिर उठकर जाने से पहले बोला, इतनी जल्दी भी क्या है वलीमे की? मेरे दोनों वलीमा इकट्ठे ही कर लेना। वो तंज़ी अंदाज में मुस्कुराता और महरो को देखकर और भी मुस्कुराहट को फैला रहा था, और महरो की मुस्कुराहट एक लम्हे में ही सिमट गई थी। हाजरीन को जब ऑन की बात समझ में आई तो सबने से मलामत करना शुरू कर दिया। ऑन ने कान दबाकर निकल जाना ही मुनासिब समझा, लेकिन जाने से पहले फरीहा का ज़रूर पूछा था। फरीहा कहाँ है? खाना कौन देगा? इतनी भूख लगी है, किसी को खाना पूछने की तौफीक नहीं हुई। फरीहा ना हो तो हम लोग भूखे ही मर जाएं। वो दिल की जलन बाहर निकालता मुड़ने लगा जब सना और मरियम बैक वक्त बोल पड़ी थी। इन दोनों का अच्छा भला गुस्सा आ गया था। ऑन को कान दबाने ही पड़े थे। खाना तुम्हारी बीवी देगी और पकाया तुम्हारी भाभियों ने है। हमारे हाथ सलामत हैं, हम फरीहा के मोहताज नहीं। सना और मरियम ने अच्छी भली क्लास ली तो ऑन जान छुड़ाता भाग निकला था। तब महरो भी जल्दी से कुशन गोद से गिराकर भागती हुई किचन में आ गई थी। इसने खाना ओवन में गर्म करके किचन टेबल पर ही लगा दिया था। आम रूटीन में खाना दस्तरखान पे ही लगा करता था, लेकिन जब यूँ अलग अलग खाना पड़ता तो जैसे दिल चाहता वैसे खा लिया जाता। चाहे अपने कमरे में या फिर किचन में। आज चिकन मंचूरियन था, साथ तंदूरी रोटी, सलाद और पानी। मारो खाना लगाकर इसका इंतज़ार करने लगी थी। वो कुछ देर बाद फ्रेश सा किचन में आ ही गया था। जैसे वो स्टूल खींच कर बैठा, महरो भी बराबर ही बैठ गई। फिर इसने स्टूल खींचकर थोड़ा पीछे किया था, क्योंकि साथ स्टूल रखने पर ऑन ने घोलने की कोशिश फरमाई थी। महरो ने इस दफ़ा स्टूल मुकाबिल रख लिया था। अब वो ऑन के लिए सालन निकाल दी थी। फिर सलाद सामने किया और गिलास में पानी डाला। जैसे ही ऑन ने पहला रोटी का निवाला तोड़ा, महरो ने भी अपनी रोटी का निवाला तोड़ लिया। ऑन ने थोड़ा तिरछी नज़र से महरो की तरफ देख कर कहा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? रात के 11 बज रहे हैं। महरो ने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाकर ज़ुबान भी बराबर हिलाई थी। नहीं। क्यों? ऑन ने पूछा। तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। महरो ने बिना झिझक के बता दिया था। जहाज़े जवाब तो बला की थी और एतमाद भी लाजवाब था। वजह? इसने एक भौं उचका कर पूछा, ताकि एक साथ खाना खाएं। महरो ने इत्मीनान से जवाब दिया था। दोनों का पहला पहला निवाला भी हाथ में ही था। वो निवाला हाथ में पकड़े कुछ मुताज्जुब हुआ। आज से पहले तरद्दुद क्यों नहीं किया? ताकि तुम्हें बुरा न लगे। जवाब बलजस्ता था। और अगर अब बुरा लगे तो? ऑन ने गहरे लहजे में कहा, क्या तुम खाना छोड़ दोगी? नहीं। इसकी संजीदगी काबिले दीद थी। तुम ज़बरदस्ती करोगी? इसने फिर से सवाल किया। हाँ। महरो ने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि तुम ज़बरदस्ती करने की आदी हो। इसका लहजा कुछ तंजिया हो गया। महरो ने शद्दो मत से एक मरतबा फिर सर हिलाया। वाकई। और तुम जूतों समेत आँखों में भी घुस जाती हो, राइट? ऑन ने फिर से तंजिया लहजा अपनाया। और जूतों समेत दिल में भी घुस जाती हूँ, राइट? इसने ऑन के अंदाज में जवाब देते हुए सवाल किया था। ऑन अब तो लम्हा भर के लिए चुप हुआ। जब वो जवाब देना नहीं चाहता तो बात बदल देता था। ये इसकी पुरानी आदत थी और वो इस पर पूरा पूरा कायम था। इसने अब भी बात बदल दी थी और बात को वहीं पे ले गया था जहाँ से शुरुआत हुई थी। इसने एक मरतबा फिर साबका अंदाज में कहा, अगर मैं रात भर ना आता तो? वो पूछना चाह रहा था अगर वो रात को आता ही ना, किसी काम से रुक जाता, आउट ऑफ स्टेशन चला जाता, फिर महरो क्या करती? क्या रात भर भूखा रहती? यकीनन नहीं। फिर मैं इंतज़ार करती, लेकिन खाना ना खाती। महरो ने इसे ताज्जुब में डाल दिया था।
वो लम्हा भर के लिए भौंचक्का रह गया था, फिर इसने कंधे उचका दिए। ये तो है मकाना सी बात है। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। तुमने मोहब्बत को कब समझदार देखा है? माहरों का लहजा कटीला था। वो जैसे अंदर ही अंदर मुतासिर हुआ था, यानी मोहतरमा को बोलना आता था और अच्छा ही बोलना आता था। मोहब्बत बीच में कहाँ से आ गई? ओन ने बुरा मानते हुए कहा था। जैसे मोहब्बत का लफ्ज़ सुनकर बहुत बुरा लगा था। दिल चाहा मोहब्बत को कहीं दूर ही फेंक आए। एवं ख्वार करती थी। मोहब्बत बीच में ना होती तो मैं भी यहाँ ना होती। माहरों का दिल बुझ गया, अफसुर्दा हो गया। वो लम्हा भर में रंजीदा हो गई थी। ओन इसके बदलते तासुरात देख रहा था। वो इसका चेहरा पढ़ रहा था। वो इसकी शिकस्तगी को भी समझ गया था। वो यहाँ क्यों थी? ओन खोज गया। फिर भी एक फांस ही तो थी। क्या तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो? इसका अंदाज़ बड़ा ही अजीब था, बिल्कुल ना समझ में आने वाला। कैसे यकीन दिलाऊं? शायद कोई पैमाना होता और नाप लिया जाता। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई थी। अगर मोहब्बत है तो इसे साबित करके दिखाओ। इसका अंदाज़ एक मरतबा फिर अजीब था, चैलेंजिंग सा, तहरीक दिलाता, उकसाता। माहरो सोच में पड़ गई थी। अगर मोहब्बत की जाए या मोहब्बत हो जाए तो क्या सबूत मांगती है? क्या हर महबूब सबूत चाहता है? सबूत कैसे लाया जाता है? सबूत किस तरह से लाया जाता है? वो सोच में पड़ गई थी। तुम एक मरतबा पहले भी ये सवाल कर चुके हो। माहरो इसे प्लाजा में होने वाली मुलाकात याद दिला रही थी, जो यकीनन खुशगवार नहीं थी। तब तुमने मुझे मुतमईन किया था। इसका अंदाज तन से अचानक पाक हो गया था। यूँ कि बिल्कुल सादा लहजे में बात करता वो माहरो को बहुत ही अजीब लगा था। नहीं, इसकी आवाज़ मध्यम हो गई थी। और अब ओन की आंखों में लकीर से उभरी थी, जो लम्हा भर में ही मादूम हो गई थी। इसका अंदाज सोचता हुआ था, कुछ जांचता हुआ था। कैसा सबूत चाहते हो? माहरो ने बहुत देर की खामोशी के बाद बड़े गहरे अमीक लहजे में पूछा था। एक अज़ियतनाक तकलीफ़ से गुजरते हुए पूछा था। इससे बढ़कर तकलीफ़ दे मुकाम कौन सा था जिसे आप चाहते हो, जिसके लिए हर कष्ट उठा कर आए हों, जिसके लिए आग के दरिया पार करके आए हों? वो आपकी मोहब्बत पे यकीन ही ना करता हो, जो सबूत मांग कर मोहब्बत की मारी सच्चाई को आलूदा करते, जो मोहब्बत को बुरी तरह से शर्मिंदा करते, जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके, मैं यकीन कर सकूं कि वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, कोई साजिश नहीं। ओन की सुई वहीं पे अटकी, वहाँ से ना हटती थी ना आगे बढ़ती थी। माहरो ने गहरा सांस खारिज किया। मेरी इस घर में मौजूदगी तुम्हें क्या लगती है? कोई साजिश होती तो अब तक खुल जाती। मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम्हारे लिए ख़ुद को बदल रही हूँ। मैं वो नहीं थी जो अब हो चुकी हूँ, और मैंने हर तब्दीली को बखुशी कबूल किया है। मैंने ज़बरदस्ती ख़ुद को इस माहौल में नहीं ढाला। क्या फिर भी सबूत ही चाहिए? इसका अंदाज़ लम्हा भर में जारहाना हो गया था। इसके चेहरे पर दबी दबी सुर्खी उतर रही थी। दबा दबा गुस्सा छा रहा था। ओन इसकी तरफ आंखें सुकेड़ कर देखता रहा, फिर गहरा सांस खींच कर बोला, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना गैर मुतवक्के था। कोई इस तरह भी आता है? इसने झुरझुरी से लेकर थोड़ा अरसा पहले वाली कैफियत से ख़ुद को निकाला था, जैसे अभी भी इस वक्त का ख्याल बड़ा तकलीफ़ दे, किसी हद तक मुताज्जब करने वाला था। ओन अब्बास, वो धीमे अंदाज में मुस्कुराई। ख़ासी ज़िच कर देने वाली मुस्कुराहट थी, जैसे जल्ती पे तेल डाल दिया हो। जो मेरे जैसे किरदार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इसने अपनी बात पे जोर देकर कहा। यानी सर फिरे? ओन ने तायद चाहिए थी। माहरो के होंठों पे मुस्कुराहट चमक गई थी। इसने इस बात में सर हिला दिया था। फिर इसके हाथ में पकड़े रोटी के टुकड़े को देखकर बोली, खाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। वो खुद बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ ओन की प्लेट से सालन लेती मज़े से आधी रोटी बातों बातों में खा चुकी थी। ओन का निवाला वहीं का वहीं था, और वो बड़ी हैरत से माहरो को देख रहा था। फिर इसने डोंगे की तरफ देखा था। वहाँ सालन पेंदे से चिपका बस बराए नाम था। ओन ने भूख से तंग आकर खाना शुरू कर दिया, वरना वो तो बाकी सालन मिनटों में चट कर देती। जिस तरह इसने नाई दीदा दलेरी से रोटी शेयर कर ली थी, सालन भी शेयर कर लिया था। फिर पानी को कैसे बख्शती? इसका इस तरह बढ़ता हाथ देखकर ओन उजलत में बोल पड़ा, हमारे घर में एक ही गिलास है क्या? इसका प्यास से हलक सोख रहा था, लेकिन इसने गिलास नहीं उठाया। नहीं तो और भी स्टैंड पे लगे हैं। इसने आधा गिलास खाली करके बचे हुए पानी में और पानी डाल दिया था। वो इसकी सारी कार्रवाइयाँ देखता रहा था। फिर खासी नागवारी से क्या उठा, मैंने कभी किसी का झूठा पानी नहीं पिया। शदीद झुंझलाहट का शिकार था।
महरो को अंदर ही अंदर से जिच करके मज़ा आ रहा था। वो बड़ी मासूमियत से चहक कर बोली थी, लेकिन मेरा तो पीना पड़ेगा, क्योंकि ये उबले हुए पानी की आखिरी बोतल थी, पहले से आधी, जिसमें से 1.5 गिलास मैंने पानी पी लिया है। अब ये आखिरी गिलास पानी बचा है, चाहो तो पी लो या फिर सुबह तक इंतज़ार करो। महरो आंखों में ढेर सारी शरारती चमक लेकर ऑन की तरफ देखती बड़ी मासूम बन रही थी। इतनी मासूम कि ऑन को इसकी मासूमियत पे ताव आ गया। वो ऑफिस से आकर भी एक घूंट पानी नहीं पी सका था और अब हलक में प्यास की शिद्दत से कांटे उग रहे थे। ऑन ने एक सुलगती नज़र मुस्कुराती महरो पे डाली थी, फिर हाथ बढ़ाकर गिलास उठा लिया। जब पानी पी चुका, गिलास खाली हो चुका, तब महरो ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुझे सना भाभी ने बताया था, एक प्लेट में खाना खाने से, एक दूसरे का झूठा पानी पीने से मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए सोचा ये ट्रिक आजमा लूँ। अब वो बड़ी मासूमियत से फ्रिज खोलकर पानी की दूसरी बोतल निकाल कर टेबल पर रख रही थी। यूँ कि ऑन का दिमाग जैसे तप उठा था। झल्ला कर स्टूल खींचता उठ खड़ा हुआ। तुम बहुत चालाक हो। महरो की खिलखिलाती हंसी की आवाज़ इसे पैर पटकने पे मजबूर कर गई थी। वो किचन से वॉकआउट कर गया। तुम चाय नहीं लोगे? एक गुनगुनाती आवाज़ इसकी समातों से टकराई थी। इसने जल्दी से तकिया उठाकर कानों पे रख लिया। ताज़ा ताज़ा डाच खा के आया था, अभी गुस्सा बरकरार था। क्या खबर, चाय भी झूठी पिला दे, मोहब्बत बढ़ाने के चक्कर में। कोई इससे पूछता तो सही, मोहब्बत होती तो बढ़ती ना, अगर होगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? और झूठा खाना पीने से कैसे बढ़ जाती है? हद हो गई। ये सना भाभी के फरमोदात ले डूबेंगे इसे। आजकल लगता था सना भाभी इसकी क्लास ले रही थी और इसके मशवरों पे अमल कर रही थी। जैसे सनम खुद डूबे थे, अब इसे भी डुबोना चाहते थे। ये तो इसका बेचारा भाई था जिसने सना भाभी से गुजारा कर लिया, वरना ऐसी बातूनी औरत, इतनी लंबी ज़ुबान, बस चलता तो काट ही डालता। और अब इस महरों को पट्टियाँ पढ़ाई जा रही थी, तब इसकी ज़ुबान को भी काट मिल गई। खैर, ज़ुबान तो इसकी ऑलरेडी बहुत तेज़ धार जैसी थी। सना बेचारी का तो नाम ऐसे ही बदनाम हो गया। और कुछ देर पहले सना की टिप इस पे आजमा कर वो किस कदर खुश थी। आंखें जगमगा रही थी, चेहरा ट्यूब लाइट से ज़्यादा रोशन था। होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी, जैसे ऑन को अपना झूठा पानी पिलाकर दुनिया फतह कर ली हो, माउंट एवरेस्ट सर कर लिया हो, बहरी हिंद में डुबकी लगाकर जिंदा सलामत वापस आ गई हो। और अब ऑन के सर पे खड़ी मुसलसल बजर बजा रही थी, बोलो ना, क्या चाय लाऊं? इसने तकिया उठाकर ऑन के कान के पास चिल्लाना चाहा था। वो दूसरा तकिया हाथ मारता तलाश करता रह गया था। फिर झूठी चाय, वो बुड़बुड़ाया, प्रॉमिस झूठी नहीं लाऊंगी अब। महरो ने यकीन दिलाना चाहा था। मैं कैसे यकीन कर लूँ? ऑन ने तकिए में मुंह घुसेड़ते हुए कहा था। महरो सोच में पड़ गई। तुम मेरे साथ किचन में आ जाओ। काफ़ी देर सोचने के बाद इसने मशवरा दिया था। ऑन झट से बोल पड़ा, मुझे माफ़ करो, मैंने जुशांदा नहीं पीना। इसने कानों को हाथ लगाए थे। लेकिन मैं अच्छी चाय बनाना सीख चुकी हूँ, और स्वीट डिश भी। किसी दिन तुम्हें भी ट्राई करवाऊँगी। महरो ने अपना इरादा जाहिर किया था, तब ऑन झंझना गया। तुम अपना बज़र बंद करो, मुझे चाय नहीं पीना। जाने कौन सी झल्लाहट थी जिसे खामखा निकाल रहा था। वेल, नहीं तो ना सही। बाहर ऐसी रोमांटिक बारिश हो रही है, इतना क़यामत मौसम है, ना पियो चाय। ऐसे मौसम में तो चाय दीवाना कर देती है। महरो ने बारिश की घंटियों पे कान लगाकर इसे जितला जितला कर कहा था। ऑन ने तकिए के नीचे से मुंह निकाल कर इसे एक नज़र देखा था। वो सब्ज़ दरीचों के पार होने वाले शोर को सुनकर खुश हो रही थी। मैं हवासों में ही रहना चाहता हूँ, दीवाना नहीं होना चाहता। ऑन ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। वो बारिश की आवाज़ से कान हटा चुकी थी। बहुत ही बोरिंग आदमी है। वो इसकी हमेशा वाली बेजारी, झल्लाहट, नागवारी पे कमेंट देती खुद दोबारा किचन में चली गई थी। फिर चाय बनाते हुए इसे करीम याद आ गया। रात के 2:30 बजे भी इसे चाय की तलब होती तो महज एक बटन दबाने की देर होती थी। करीम चाय बनाकर मिनटों में ले आता था। और इस वक्त महरो रात के 12:45 बजे खुद अपने लिए चाय बना रही थी, जो शानदे से कुछ बेहतर। बहरहाल चाय तो थी ही। और ऑन कहता था, अपनी मोहब्बत का सबूत दो। क्या ये कम सबूत था? महरो एक छोटे से घर के छोटे से किचन में खड़ी अपने हाथों से चाय बना रही थी, और ऑन को यकीन नहीं आता था। और पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता था। इसके दिल में आज़ुर्दगी की किनमिन होने लगी। बाहर मौसम भीग रहा था और अंदर महरो का मन भीग रहा था।
बारिशें अच्छी होती हैं लेकिन अफसरदा करती हैं, यादों के भीगते नखलिस्तान में ले जाती हैं। और अभी इसने कड़वी कसीली चाय का एक सिप लिया ही था जब अचानक मौसम बफर गया। हल्की किनमिन तूफ़ानी बारिश में बदल गई थी। एकदम दरख्तों की शाएं शाएं हवासों पे छाने लगी। आंधी के तेज़ झकड़ों के साथ धड़ाधड़ ओले भी गिरने लगे तो महरों की चीख निकल गई थी। रोमांटिक बारिश तो तूफ़ानी बारिश में अचानक बदल चुकी थी। ऊपर से गाहे बगाहे बिजली कड़कती और बंद रोशनदानों खिड़कियों की दर्जों से लपकती हुई अंदर आती, खौफजदा करती, चीखने पर मजबूर कर देती थी। माहरों ने चाय का कप वहीं टेबल पे पटका और अंदर भाग गई। रोमांटिक मौसम में चाय पीने का शौक धरे का धरा रह गया था। खौफ के मारे इसकी घिग्गी बन गई थी। इसने ठक से दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से बेड पे आ गई। ऑन ने ठक की आवाज़ पे ज़रा गर्दन ऊंची करके देखा था, फिर तकिए में मुंह घुसा लिया। कंफर्टर में घुसने के बाद इसने आंखें मूंद ली थी, लेकिन बाहर होती गरज चमक से खौफजदा होकर फिर से खोल ली। अच्छी भली किनमिन चल रही थी। सहज सहज उतरती बूंदे, बारिश का हल्का शोर इसे बड़ा फैसिनेट करता था। ऊपर से ठंडी ठंडी पवन बड़ी रोमांटिक लगती। बारिशें खासी रोमांटिक होती हैं, लेकिन तूफ़ान अल्लाह की पनाह। बिजली के कड़कते ही इसने दिल ही दिल में कहा। खौफ के मारे अच्छी भली खुनकी में पसीना आ रहा था। वहाँ डैडी के घर तो कभी आंधी तूफ़ान बारिश की खबर नहीं होती थी। चाहे जितने मर्जी तूफ़ान आते, गरज चमक होती, फिर भी किसी को खबर ना होती। साउंड प्रूफ घर की वजह से कुछ पता नहीं चलता था। सुबह उठकर ही खबर होती कि रात बड़ा तूफ़ान आया था, या न्यूज़ चैनल्स बताते थे कि तूफ़ान ने किस किस जगह तबाही मचाई थी। और यहाँ तो ऐसे लगता था जैसे तूफ़ान खिड़कियों रोशनदानों के शीशे तोड़कर अंदर घुस आएगा। इसने हमारे खौफ के खिड़कियों रोशनदानों की चटखनियों को लरसते कांपते चरचराते देखा था। ऑन की आवाज़ तकिए के पीछे से आई। लाइट तुम्हारे बाप के नौकर आके बंद करेंगे। जाने इसे किस बात की झल्लाहट थी। खामखा चिढ़ता लड़ता झल्लाता था। महरों ने गर्दन घुमाकर ऑन की तरफ देखा, जैसे तशक्कुर भरा सांस खारिज किया था। थैंक गॉड ये जाग रहा है। वो अंदर ही अंदर कुछ मुतमईन हुई थी, वरना बफरते तूफ़ान कड़कती बारिश में तन्हा जागकर बारिश और तूफ़ान की दहलाने वाली शाएं शाएं को सुनना बड़ा भयानक था। नहीं, तुम करोगे, इसने आंखें मीचे मीचे जवाब दिया था। आवाज़ खासी कांपती सी थी। क्यों, तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है? ऑन ने चिढ़ते हुए भन्ना कर कहा। नहीं, मैं लेट चुकी हूँ। इसने उजल तराशा। लेट चुकी हो, मर तो नहीं चुकी? वो गुस्से में कंफर्टर फेंक कर उठा। महरो भी जल्दी से हवास बाख्ता बोलती उठकर बैठ गई थी। लाइट बंद की तो शायद मर ही जाऊं। इसका लहजा सख्त रूहानसा था। वो मारे खौफ के सफ़ेद पड़ती जा रही थी। ऑन ज़रा की ज़रा ठिठका। इसके चेहरे को बगौर देखा। शायद समझ गया था कि वो डर रही है। अच्छा, इसका अंदाज़ तंजिया हो गया। अब करो ना रोमांटिक बारिश को एंजॉय। बड़ा रोमांस चढ़ रहा था। अब आंखें मीच कर कंफर्टर में घुसियो। निकलो बाहर, मिलकर एंजॉय करते हैं तूफ़ानी बारिश को, आंधी के झक्कड़ों को, कड़कती बिजली को। वो मिनटों में शुरू हो चुका था। तुम्हें तो मौका चाहिए मुझ पे तंज करने का। महरो रूहानसी हो गई थी। ऑन जानबूझकर लाइट ऑफ करके दोबारा अपनी जगह पे जम के लेट गया था। जैसी बत्ती बुझी थी, अंधेरे में कमरे में अंधेरा फैल गया। अब कड़कती बिजली के ज़्यादा असरात दिखाई देते थे। जैसी बाहर बिजली कड़कती, रोशनदान और खिड़की से कौंध कर कमरे में घुस आती, तब महरो की घुटी घुटी चीख मुँह में ही दब कर रह जाती थी। और ऑन सर के नीचे दोनों हाथ रख कर इसके खौफ को एंजॉय करता हुआ बोल रहा था। मुझे तो रोशनी में नींद ही नहीं आती, और मुझे अंधेरे में नहीं आती। महरो ने भिची भिची आवाज़ में बताया। ऊपर से बाहर का भयानक शोर। लेकिन मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, तुम भी करो ना। शायद इसका बातें करने को दिल कर रहा था, या फिर कोई ख्वाहिश सी जागी थी, या माहौल का फंसूँ। तन्हाई या अपने और महरों के दरमियान रिश्ते का खूबसूरत एहसास। आखिर एक इंसान ही था, बशरी तकाज़ों से मुबर्रा तो नहीं हो सकता था। और बंदा हर एक से तो झगड़ सकता था, हर एक से जंग कर सकता था, लेकिन फितरत से लड़ना आसान नहीं था। अमूमन इंसान फितरत से हार जाता था, और फितरत का जीता जागता एक एहसास इसके बाएं पहलू में था, और धड़क धड़क कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। वो किस तरह शोरीदा जज्बात पे बंद बांध लेता, मचलते एहसासात को रोक पाता, पागल होती धड़कनों को काबू कर सकता, दिल की बदलती हालत को मामूल पे ला पाता। ये कैसे मुमकिन था? इसने करवट बदल कर महरों की तरफ देखा। वो इसके बहुत करीब थी, सिर्फ चंद सांसों के फासले पे। फिर भी इसके सीने का ज़ेरो बम, सांसों का शोर वो महसूस कर सकता था।
वो चित लेटी थी और छत को घूर रही थी। यकीनन वो खौफज़दा थी। ऑन का लहजा और अंदाज बदल गया। वो लम्हा भर के लिए भूल गया था इन दोनों के दरमियान कितने फासले थे, कितनी बड़ी खलीज थी। और ऑन को ये भी भूल गया था इसे महरो से इंतकाम लेना है, फरीहा के साथ होने वाली ज़्यादती का बदला लेना है, और इस पे सौकन भी लानी है, और भी जाने क्या क्या। इसके वो सारे खौफनाक इरादे धड़ धड़ करके खुद ब खुद गिर रहे थे। इसने किसी इल्हामी कैफियत में गुम होकर महरो के ऊपर हाथ रखा ताकि इसे मुतवज्जा कर सके। वो जो छत को घूर घूर के देख रही थी, ऑन के लम्स को पाकर लम्हा भर के लिए दंग रह गई। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे वाला सांस नीचे ही रह गया था। दिल की धड़कनों में ऐसा तलातुम बपा हुआ कि अंदर का शोर बाहर के शोर पे सबकत ले गया था। फिर इसे ऑन की धीमी बोझल आवाज़ सुनाई दी थी। इसका रुआं रुआं कान बन गया था। डर रही हो? इसका अंदाज बदल गया, लहजा बदल गया। वो बहुत मुलायमत से पूछ रहा था। महरो ने इसकी गर्म सांस से अपने चेहरे पे महसूस की थी, या फिर इसके गाल ही गर्म धुआं निकाल रहे थे। वो सुन सी हो गई। हाँ, महरो के होंठ बेआवाज़ फड़फड़ाए थे। किससे? वो धीमी आवाज़ में पूछ रहा था। महरो का खौफ बढ़ गया, लेकिन ये खौफ नहीं था, ये कुछ और ही था। कोई और नोकेला सा एहसास चुभन दे था, चौंकाता हुआ। तो क्या अपने लिए? महज अपने मन की ख्वाहिश पर, अपनी तलब के लिए। जब चाहा पहलू में बिठाया, जब चाहा धुतकार दिया। महरो की आंखों में शब ज़फ़ाफ़ रिड़कने लगी थी। वो ज़िल्लत, वो तकलीफ़, वो ख्वाबों का टूट जाना, ऑन का धुतकार देना, वो थप्पड़ जो महरो के गालों पर अभी तक एक याद की तरह नक्श थे। भूलने को तो महरो हमेशा के लिए भूल जाती, कभी इस वक्त हो इस अजियत और दर्द को याद ही ना करती। अगर ऑन अब्बास की तरफ से एक लफ्ज़ माजरत का सुनने को मिल जाता, सिर्फ एक हर्फ मलाल का, और बस। वो तो महरो सरफराज को बिन मोल के बहुत पहले ख़रीद चुका था। वो अपने ढोलन यार की दासी थी, लेकिन वो अपने महबूब की सिर्फ मोहब्बत, चाह, उल्फत और नज़र इल्तफ़ात की ही प्यासी नहीं थी। इसे अपनी खोई हुई इज़्ज़त भी चाहिए थी, वक़ार भी चाहिए था, और अपनी अना की भी ज़रूरत थी, इज़्ज़त नफ्स की भी ज़रूरत थी। और ऑन जो इस वक्त शजरे सायादार की तरह इस पे अपनी छाँव कर रहा था, महरो यही तो चाहती थी। इसका यही तो अव्वलीन ख्वाब था, तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, लेकिन इस तरह नहीं। बोलो, बोलो ना, डर लग रहा है। किससे? ऑन की मखमूर आवाज़ इसे यादों के तल्ख समंदर से खींचकर बाहर ले आई थी। महरो ने घुटा घुटा सांस सीने की कैद से बाहर निकाला, फिर इसके मुंह से बेइरादा ही निकल गया। तुमसे। महरो के लफ्ज़ों में जाने कौन सा असर था जो ऑन झटका खाकर हवासों में आ गया। क्या? ऑन का अंदाज बदल गया था। वो बालों में हाथ फेरता सीधा हुआ, फिर इसने तकिए पे अपना सर गिरा लिया था। इसके दिमाग में से धुआं निकलने लगा। ओ माय गॉड! आज फिर ऑन को रह रह कर खुद पे गुस्सा आने लगा। महरो क्या समझती होगी? दावे आसमानों जितने करता हूँ, और चंद कमज़ोर लम्हों में सारे इख्तियार खुद से खो देता हूँ। मैं इस कदर कमज़ोर हूँ, लम्हों के फंसों का शिकार हो जाता हूँ, या फिर इस महरो सरफराज में ही कोई ऐसी कशिश है जो मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच लेती है। एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का हिसार खींच रहा था, एक मरतबा फिर ख़ुद को मलामत कर रहा था। मान इसी लम्हे बाहर बहुत ज़ोर की बिजली कड़की थी, यूँ लगा रोशनदानों को फाड़ती हुई अंदर आन घुसेगी। महरो की बेसाख्ता चीख निकल गई थी। इसने खौफ की इंतहा पर बिला इरादा ही ऑन का कंधा दबोच लिया था। तब ऑन की संजीदा सी सर्द आवाज़ अचानक समातों से टकराई थी। मुझे नींद आ रही है, सोने दो। आधी चीखें कल तक उठा रखो। वो बर्फीले लहजे में बोलता करवट बदल गया था, यूं कि महरो आंसू भरी आंखों से इसकी पोश्त देखती रह गई थी। और ऑन के अजली धूप छाँव जैसे रवैये के साथ बड़ी सुबह खरामी से वक्त गुजर रहा था। महरो अब ऑन के रवैयों पे जलती कुटती सिसकती नहीं थी। ऑन की रूटीन भी वही थी। अब भी फरीहा इनकी ज़िंदगी में बिला वजह ही मुदाखलत करती थी और ऑन से अपनी उजारादारी ख़त्म करना नहीं चाहती थी। इधर ऑन भी भाग भाग कर फरीहा फरीहा करता हर काम में से मशवरा लेता था। फरीहा भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। इस दिन ख़ानदान में कोई फौतगी हो गई थी। अम्मी, अब्बू, सना तीनों चले गए थे। मरियम मैके गई हुई थी। कायनात, यासिर, आमिर कॉलेज थे। बाकी आधे प्लाजा और ऑन अपने दफ्तर, जिससे गोडे गोडे तंग आ चुका था और सुबह सुबह 1000 बातें करता बॉस को गालियां देता रवाना होता था। आज सुबह भी इसे अपने बॉस पे गुस्सा चढ़ रहा था। उल्लू की दुम है, बड़ा कमीना है, 3-3 फाइलें इकट्ठी देता है।
اتنا کام جیسے الو کے پٹھے نے دام دے کر خرید لیا، اپنے باس کو کوستا، تیار ہوتا، زہر نکالتا تھا۔ ورکر سے کام لے لے کر انہیں سوکھا تنکا بنا دیا، تنخواہ دیتے جان نکلتی ہے۔ خود الو موٹا سانڈ کھا کھا کر پھٹنے کے قریب ہے۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بھی بھڑاس نکالتا جا رہا تھا۔ میری کیس فائل سانڈ کے پاس پھنسی ہوئی ہے، جیسے ہی چکما دے کر پروموشن فائل نکلوا لوں گا، پھر اس سانڈ کو منہ بھی نہیں لگانا۔ پروموشن ہوتے ہی میرا ڈپارٹمنٹ بدل جائے گا۔ اون زیر لب بڑبڑاتا اپنے باس کی غائبانہ درگت بنا رہا تھا۔ تبھی اورنج جوس پیتی ماہروں نے لمبی لمبی جمائیاں روکتے ہوئے کہا، ایک بات کہوں، اگر تمہارا دماغ مزید نہ تپے تو۔ اسے ڈیڈی کی خواہش اور آفر کا خیال آ گیا تھا۔ موقع مناسب بھی تھا اور تمہید کی بھی ضرورت نہیں تھی، سو ماہروں نے بات کرنے کی ٹھانی۔ ڈیڈی کی خواہش تھی تم ان کے بزنس میں آ جاؤ، اگر شیئرز رکھنا چاہتے ہو تب بھی، ورنہ پراپرٹی میں جو میرا حصہ ہے اسے ڈیڈی الگ کر دیں گے، نئی فرم بھی لانچ کر دیں گے اور ہمیشہ ہیلپ فل رہیں گے، اور تمہارے لیے آبجیکشنیبل کچھ نہیں، اگر تم چاہو تو۔ اس نے جوس پی کر ٹیشو سے ہونٹ صاف کیے تھے۔ اون سے بحث کے لیے انرجی کی بھی ضرورت ہوتی تھی۔ اگر میں نہ چاہوں تو۔ اون نے تحمل سے ساری بات تو سن لی تھی، لیکن تیوری کے بل جوں کے توں تھے، جیسے اس کی بات پسند نہ آئی ہو۔ تو پھر اپنے سڑے ہوئے سانڈ باس کی گھرکیاں سنتے رہو۔ ماہروں نے طنز کیا۔ اون نے اسے سخت قسم کی گھوری سے نوازا تھا۔ یعنی میری ہی بلی، مجھے ہی میاؤں۔ تب کر رہ گیا تھا اور سوچ رہا تھا آئندہ باس کی بکواس کے معاملے میں محتاط رہے گا، اس کے سامنے پھل جھڑیاں نہیں چھوڑے گا۔ اور ابھی ماہرو شاید اسے قائل کرنے کے لیے کچھ دلائل بھی دیتی، تبھی فریحہ ان کی من پسند چائے بنا کر لے آئی تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا، اون صبح سویرے فریحہ کی چائے کے بغیر نہیں جاتا تھا، بلکہ قاسم، عاصم، عاشر وغیرہ تک، بقول ان سب کے فریحہ کی چائے کا دم انہیں دن بھر تازہ دم رکھتا ہے۔ اور فریحہ اسی بات پہ گردن تان کر چلتی تھی، کیونکہ جو خوبیاں اس میں تھیں وہ کسی اور میں نہیں تھیں۔ اور جیسی فریحہ نے اون کو کب تھمایا، اون نے من و ان ڈیڈی کا پیغام اور خواہش فریحہ تک پہنچا دی۔ پہلے تو اس نے کمال اداکاری سے کہا، میں اس معاملے میں نہیں بولتی، تم لوگوں کا آپس میں طے کردہ معاملہ ہے۔ لیکن جب اون کا اصرار بڑھا تو فریحہ نے ماہروں کو ایک خاص تیز نظر سے دیکھتے ہوئے اپنی رائے سے نوازا تھا۔ ہمارے تو پرکھوں میں کبھی ایسے کام نہیں ہوئے جو آج کل ہو رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں۔ تم اپنا بزنس لات مار چکے ہو، کسی اور کے بزنس میں کیوں جاؤ گے؟ پھر سسر کے بزنس میں سارا زمانہ باتیں کرے گا۔ اون کا بزنس میں شروع سے انٹرسٹ نہیں، فریحہ نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ ماہروں کو بے طرح سے غصہ آ گیا۔ اون عباس کی اور ہمارے بزنس میں کافی ڈفرینس ہے، اسے خود کو کول رکھنے کے لیے ایک اور گلاس جوس پینا پڑا تھا۔ اچھا، تم کیا جتانا چاہتی ہو؟ ہمارا اور تمہارا سٹیٹس میچ نہیں کرتا، فریحہ دھیمے پر اثر لہجے میں رنجیدگی ظاہر کرتی بولی تھی۔ اون کے سامنے وہ جان بوجھ کر بات کو غلط ٹچ دے رہی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ماہرو جھنجھلائی۔ اور یہ پہلی مرتبہ جھنجلانا نہیں تھا، فریحہ سے جب بھی تکرار ہوئی تھی وہ اسی طرح باتوں کے میٹھے تیر چلا کر اگلے بندے کو جلانے کے بعد لطف اندوز ہوتی تھی۔ جو بھی مطلب تھا، بات تو یہی نکلتی ہے، تمہارے باپ کی فیکٹریاں ہیں اور ہماری دکانیں، تمہارا باپ بھی بزنس کرتا ہے، ہم بھی بزنس کرتے ہیں، فرق تو ہوا نا دکانوں اور فیکٹریوں میں۔ فریحہ نے ایک تیز لپک کو آنکھوں میں بھر کے ماہرو کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس سے واقعی جواب نہیں بن پڑا۔ اور تم اپنی فیکٹریوں کا روب اپنے پاس ہی رکھو۔ آن جاب میں انٹرسٹڈ تھا، جاب ہی کرے گا، نہ اسے دکان چلانے کا شوق ہے نہ فیکٹری۔ فریحہ نے دو ٹوک لہجے میں بات مکمل کر دی تھی، یعنی ماہرو کا منہ بند کر دیا تھا، اور آن بالکل خاموش تھا۔ کیا اسے ماہرو کی حمایت میں بولنا نہیں چاہیے تھا؟ اور وہ بولا بھی تو کیا؟ اس سے بہتر تھا نہ ہی بولتا۔ یعنی اس نے فریحہ کو روکا نہیں، بلکہ اس کی بات سے ایگری کر لیا۔ فریحہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اپنے ڈیڈی سے معذرت کر لینا، بزنس وغیرہ میرے بس کا روگ نہیں۔ ماحول پہ چھائی کثافت کو کم کرتے ہوئے نسبتاً اسے اپنا رویہ بدلنا پڑا تھا۔ وہ ماہرو کا اترا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ ماہرو کی آفر ایکسیپٹ کرنے کا اسے تصور بھی محال تھا۔ وہ بزنس سے خار کھاتا تھا، نیری سردردی اور ٹینشن۔ اسے 8 سے 8 تک کی جاب پسند تھی۔ اگر وہ خود انکار کرتا تو ماہرو کو اتنا برا نہ لگتا، لیکن بیچ میں فریحہ نے آ کر مداخلت کی تھی۔ اس وجہ سے ماہرو نے اپنی بہت بے عزتی محسوس کی تھی، کیونکہ جو بات اون کو کرنی چاہیے تھی وہ فریحہ کر رہی تھی۔
وہ جوس کا گلاس ٹیبل پہ پٹک کر اندر جا رہی تھی اور فریحہ فاتحانہ نظروں سے ماہروں کو میدان چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں سے ہٹ کر اون کے تاثرات عجیب تھے، جیسے اسے ماہروں کا منزل سے ہٹنا اچھا نہ لگا۔ باہر خاصی پیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ برسات کے دن جاتے ہی موسم پھر سے گرم اور خشک ہو چکا تھا۔ درختوں کے پتے تک تیز دھوپ میں کملا جاتے تھے، پتیاں سوکھ رہی تھیں۔ ماہرو اس وقت برآمدے میں بیٹھی تھی اور اس کے قریب گیندے کی مسلی پتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اگر اس وقت فریحہ کی امی آ جاتی تو اس کی درگت بنا دیتی، کیونکہ یہ پھول انہوں نے لگا رکھے تھے۔ ماہرو بے خیالی میں صبح والا سارا غصہ ان معصوم پھولوں پہ نکال دی تھی۔ پھر تنگ آ کر اٹھی اور لاؤنج میں آ گئی۔ سارے لاؤنج میں دھوپ گرم گھوم رہی تھی۔ اون کی امی ہوتی تو فوراً چکیں اور پردے گرا دیتی۔ وہ سب چونکہ فوتگی میں لگے ہوئے تھے، اس لیے ماہروں نے خود ہی پردے وغیرہ برابر کر دیے۔ فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ بیزاری سے فون تک گئی تھی اور ہیلو بھی بمشکل ہی کہا۔ دوسری طرف آن ہوگا یہ ماہروں کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی ساری سستی ہوا ہو چکی تھی۔ آن نے صبح والے موڈ سے ہٹ کر قدرے خوشگوار لہجے میں پوچھا، تم سو تو نہیں رہی تھی؟ نہیں، وہ اتنے خوشگوار موڈ پہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ اور لنچ کا کیا بنا؟ ایک اور ملائمت میں ڈوبا سوال آیا۔ ماہروں نے حیرانی پہ قابو پا کر بتایا تھا، امی اور بھابھی چکن ٹنڈے بنا گئی ہیں۔ اس نے اچک کر کچن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چولہے پہ کوکر رکھا تھا، یعنی ہانڈی تیار تھی، تاکہ پیچھے سے ماہروں کو کھانا بنانے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ روٹیاں یاسر نے تندور سے واپسی پہ لے کر آنی تھی، سو لنچ کی طرف سے بے فکری تھی۔ سلاد وہ خود بنا سکتی تھی، اب اتنا بھی نہ کرتی۔ وہ ایکچولی میں نے موٹے سانڈ کو لنچ پہ انوائٹ کر لیا ہے، اسی بہانے فائل پہ بات کر لوں گا۔ موٹا اپنی بیوی کے ساتھ آئے گا، کھانے کا کیا کرو گی؟ وہ ہوٹل کا کھانا بالکل نہیں کھاتا۔ اینی وے تم فریحہ سے کہنا مینج کر لے گی، کوکنگ اس کے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ روانی میں بولتا ہوا پھر فریحہ نامہ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ ماہرو جو صبح سے تپی ہوئی تھی چڑ کر بولی، میں نے خود کافی کوکنگ سیکھ لی ہے، بنا سکتی ہوں، فریحہ کی خدمات لینے کی ضرورت نہیں۔ سانڈ نے ابھی مرنا نہیں، کم از کم میری فائل پہ سائن کرنے سے پہلے تو نہیں۔ اون نے جیسے دہائی دی تھی، تمہارا سانڈ میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ماہرو بھی اپنی تعریفوں پہ تلی ہوئی تھی۔ اون نے سر تھام لیا، تم مروا دو گی مجھے، دیکھنا تو صحیح، تم بھی یاد رکھو گے۔ ماہرو نے اگلی بات سنے بغیر کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا، لیکن پھر سے فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اس نے تل ملا کر فون اٹھایا، تم مجھے اب کچھ کرنے دو گے یا نہیں؟ ٹائم بھی کم ہے۔ وہ بھنا کر بولی تھی اور ان کو ہال اٹھنے لگے تھے۔ اسے ماہرو کی کوکنگ پہ بھروسہ نہیں تھا اور وہ کافی خدشات کا شکار تھا، لیکن ماہرو نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ فون بند کر دیا تھا، پھر جلدی سے کچن میں آ گئی۔ اون کو متاثر کرنے کا یہ پہلا بہترین موقع تھا۔ وہ کیوں ہاتھ سے جانے دیتی؟ فریحہ کو کیوں بلاتی تاکہ وہ اور اون کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی، اور اون بھی بلا وجہ اس کا احسان مند رہتا۔ فریحہ کو اور اپنی کوکنگ اور سگھڑاپے کی دھاگ بٹھانے کا موقع مل جاتا۔ ماہرو بڑی پرجوش تھی اور خوب ولولے کے ساتھ کچن میں آئی تھی۔ فریج کھولا، سب سے پہلے سامان دیکھا۔ گھر میں ہر چیز موجود ہوتی تھی اور ابھی بھی موجود تھی۔ وہ سب سے پہلے ذہن میں مینیو ترتیب دینے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کس سے مزید مشورہ لے۔ فریحہ کا آپشن تو ریجیکٹ تھا، وہ مر کر بھی اس سے مدد نہ لیتی۔ مریم کے میکے کال کرنا غیر مناسب تھا۔ کائنات ہوتی ضرور مشورہ دیتی، لیکن اب وہ کیا کرے؟ پلاؤ بنانا مشکل نہیں تھا، اس نے بہت دفعہ اس گھر میں بنتے دیکھا تھا۔ ماہرو کو بھی پسند تھا اور طریقہ بھی آتا تھا، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ ریفریش کرنا ضروری تھا۔ مان فریحہ کچن میں آ گئی۔ وہ جو سوچوں میں گم بریانی پلاؤ میں سے ایک ڈش کو فائنل کرنا چاہتی تھی، لمحہ بھر کے لیے چونک گئی۔ ہے یہ فریحہ کیوں آئی؟ ماہرو کو بے طرح سے غصہ آیا تھا۔ ادھر فریحہ پورے کچن میں پھیلائی چیزوں کو دیکھ کر معنی خیزی سے مسکراتی رہی۔ کیوں آئی ہو؟ اس کے استہزائیہ نظروں کو دیکھ کر ماہرو نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا تھا۔ فریحہ کی طنزیہ مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی تھی۔ اون نے فون کیا تھا تاکہ دعوت وغیرہ کا انتظام کر سکوں، آخر پہلے بھی تو کرتی تھی، اور اسے میرے پکائے کھانوں پہ بھروسہ ہے۔ فریحہ کا آگ لگاتا لہجہ ماہرو کو غصے کی انتہاؤں پہ لے گیا تھا۔ اس نے زہر بھرے لہجے میں فریحہ کو جتایا۔ پہلے کی بات اور تھی، تمہارا شکریہ جو تم نے ماضی میں کیا، اب میں خود بنا لوں گی، تم جاؤ۔
माहरो ने बमुश्किल दफ़ा हो जाओ कहने से ख़ुद को रोका था। इसे फ़रीहा पे गुस्सा ही बहुत था। यह और बात थी कि मुरव्वतन चुप कर जाती थी। फ़रीहा इस खुली बेइज्जती पे तौहीन से तप उठी थी। इसका लहजा उबलते पानी की तरह खौल रहा था। मैं चली जाती हूँ और देखती हूँ तुम कौन सा ऑन से मेडल वसूल करती हो। आज ये चैलेंज तुम्हें दिया। फ़रीहा का जहर खंद अंदाज, तपता सुर्ख चेहरा और आँखों का अजीब सा तासुर नज़रअंदाज किए जाने वाला नहीं था। लेकिन माहरो ने फ़रीहा पे लानत डालकर अपना वक्त ज़ाय नहीं किया था और खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि वक्त कम था और मुकाबला सख्त था। अब तो फ़रीहा को भी मुँह तोड़ जवाब देना था। बड़ी आई थी सुघड़ सलीकामंद। माहरो कभी भी फ़रीहा से इतने तल्ख लहजे में बात ना करती, लेकिन ये फ़रीहा ख़ुद ऐसी बातें करती थी कि ना चाह कर भी इसे मुँह तोड़ जवाब देना पड़ जाता था। माहरो ने सोचा वो पुलाव, कोरमा, कबाब और मीठे में ट्राइफल बना लेगी। सैलड अलग से होंगे। इतने कम वक्त में सब कुछ भी बन जाता तो बहुत था। वैसे भी यही डिशेस इसने सना और मरियम से सीखी थी। इस घर में ये डिशेस ज़्यादातर पकाई और खाई जाती थी। मेहमानों के लिए भी यही तमाम होता था और ये एक लिहाज से काफ़ी एहतमाम था। लेकिन चूँकि ये दावत की तैयारी थी सो वो बार बार कंफ्यूज हो जाती। इसी कन्फ्यूज़न में अचानक से अपने कुक करीम का ख्याल आ गया था। ओह, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मुझे करीम से हेल्प लेना चाहिए। दूसरे ही लम्हे वो अपना सेल फ़ोन उठाकर किचन में आ गई थी। चिकन चावल चुनते धोते हुए साथ साथ वो करीम से बात कर रही थी और करीम सुनकर हौल हौल जा रहा था। माँ बीबी रहम करें, हम पे रहम करें, आप सब कुछ पकाने की कोशिश करें। मैं सब कुछ रेडी करता हूँ और ड्राइवर के साथ आकर दे जाता हूँ। आप हाथ भी मत लगाइएगा स्ट्रोक हो। करीम की जैसे जान पे बनाई थी। तुम मुझे जस्ट गाइड करते रहो। क्वांटिटी में कुछ मिसिंग हो जाता है मैं सब कर लूँगी। माहरो ने रोब से कहा। माँ बीबी आपसे नहीं होगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप किचन में हैं, आप कुछ नहीं बनाएं, सब कुछ A1 फटाफट रेडी करता हूँ। करीम ने आखिरी दम तक जोर लगाया था, फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। ये मेरे लिए सरासर नया है, मैं बहुत पुरजोश हूँ, तो मुझे बस बताते जाओ। माहरो ने जोश से कापी पेंसिल पकड़ के ज़रूरी पॉइंट लिख लिए थे। दूसरी तरफ करीम भी फ़ोन बंद करके सारे हेल्पर्स को इकट्ठा करता किचन की तरफ भाग रहा था। सरफराज विला में एकदम भगदड़ सी मच गई थी। माहरो ने मोबाइल रख दिया और पूरी तनदही से काम में लग गई थी। फिर हैरत अंगेज़ तौर पर माहरो ने काफ़ी चीज़ें इतनी बेहतरीन बना ली कि ख़ुद भी दंग रह गई। इसने पुलाव भी बना लिया, दाना दाना अलग ना सही लेकिन बहुत अच्छा बना था। कौरमा भी तैयारी के आखिरी मराहिल में था। कबाब जस्ट फ्राई करने थे। ट्राइफल को ठंडा करने के लिए रखा था। सैलेड वो नहाकर बनाना चाहती थी क्योंकि 3-4 घंटों में वो हाल से बेहाल हो चुकी थी। मुंह पे, हाथों पे, कपड़ों पे जगह जगह दाग लगे थे। पसीना बह रहा था। बाल घोंसले में बंधे लगते थे। वो एक एक चीज़ को चखती मुतमईन होकर अपने रूम की तरफ चली गई थी। जब तक वो नहाकर बाहर आई तब तक कौरमा भी पक गया। माहरो ने पहले ख़ुद को संवारा। बहुत स्टाइलिश शर्ट जिसके नीचे वही इसकी पसंदीदा टाइट्स पहने, गले में रस्सी नुमा स्टोल, बालों की ऊंची पोनेटेल बनाकर इसने नेचुरल मेकअप किया और बाहर आ गई। अब इसे फटाफट सैलेड बनाना था जो आधे घंटे में बन गया और इसी वक्त ऑन भी अपने स्टाफ के जेल में आ गया। सांड और इसकी बीवी के अलावा 2 लड़कियां, एक अंकल और एक आंटी भी साथ आए थे। माहरो की आंखें उबल पड़ी। क्या खाना पूरा हो जाएगा? इसका दिल हिल गया। 2 लोगों के तनासुब से खाना कुछ ही ज़्यादा था। मारे घबराहट के वो खासी बौखला गई थी, लेकिन इसने अपनी बौखलाहट मेहमानों पे ज़ाहिर नहीं की थी। मेहमानों से मिलकर जूस सर्व करके वो अपनी ढेर सारी तारीफ़ें वसूल करके किचन में आ गई थी और इसके पीछे ऑन भी भागा भागा आ गया था। फिर इसने ढक्कन उठा उठा कर एक एक डिश को देखा। खुशबू तो अच्छी है, मिकदार भी कम नहीं, खाना पूरा हो जाएगा। एक्चुअली बाकी लोगों का अचानक प्रोग्राम बन गया था। फिर मैंने सोचा बताने की ज़रूरत नहीं। फ़रीहा कौन सा कम खाना बनाती है। इसने डिशेस की खुशबू से मुतमईन होकर फ़रीहा नामा खोला ही था। माहरो अचानक तप गई थी। खाना मैंने बनाया है, वो चबा चबा कर बोली। हैं? वाकई? इसे यकीन नहीं आया था, बिल्कुल यकीन नहीं आया था। और इसीलिए ऑन ने दोबारा सारी डिशेस का मुआयना किया। वो खाने की खुशबू से, रंगत से तो मुतमईन हो चुका था, लेकिन जायका वो चखे बगैर माहरो को डिश आउट करने नहीं दे रहा था। माहरो बड़े जोश व खरोश से इसे एक एक आइटम चखा रही थी और वो जैसे जैसे चख रहा था इसके तासुरात माहरो की निगाह जैसी ऑन के चेहरे पर पड़ी थी
اس کے جیسے جان نکل گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین ہل گئی تھی۔ اون کا کوئی ایک تاثر بھی نارمل نہیں تھا۔ وہ کسی بھی آئٹم کو چکھ کے خوش نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ماہرو تو آخری تسلی کر کے ایک ایک ڈش کو کئی مرتبہ چکھنے کے بعد مطمئن ہوئی تھی۔ پھر اب کیا ہوا تھا؟ آخر کیا؟ وہ گھبرا گئی تھی، پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا دل اتنا بے قابو ہو رہا تھا کہ حد نہیں۔ پھر اون نے ایک ایک چیز کو زبردستی ماہرو کے منہ میں ٹھونسا۔ چکھو، خود چکھو اور بتاؤ، یہ تم نے کھانا بنایا ہے؟ یہ مہمانوں کے کھانے ان کے سامنے رکھنے کے قابل ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اف خدایا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب میں کیا کروں؟ تم نے مجھے بے عزت کر دیا۔ اون مارے پریشانی، غصے، غضب کے خود بھی کچن میں چکراتا پاگل ہو رہا تھا۔ کدھر ہے فریحہ؟ میں نے اسے کہا تھا کھانا بنائے، پھر تم نے کیوں بنایا؟ مجھے شرمندہ کرنے کے لیے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے؟ بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا؟ جان بوجھ کر؟ وہ آگ بگولا ہو رہا تھا، لیکن بہت اونچی آواز میں چلا بھی نہیں سکتا تھا تاکہ مہمانوں تک آواز نہ پہنچ جائے۔ اور ماہرو کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو جیسی بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ رہی تھیں، زبان عجیب و غریب ذائقوں پہ اکڑ رہی تھی۔ یہ خوش رنگ پلاؤ تھا جس میں سے ٹاٹری کی کھٹاس محسوس ہوتی تھی۔ یہ قورمہ تھا جس میں چینی کے علاوہ کوئی اور ذائقہ نہیں تھا، اور ٹرائفل میں نمک۔ کیا یہ سب ماہرو نے بنایا تھا؟ تب یہ ایسا کیوں نہیں تھا؟ آخر اس کی محنت کو کس نے نظر لگائی تھی؟ اس کا بنایا کھانا کس نے خراب کیا تھا؟ اور اب کھانا خراب ہو چکا تھا تو پھر مہمانوں کے سامنے کیا رکھنا تھا؟ ماہرو کو اتنا زور کا چکر آیا کہ وہ سلیب نہ پکڑتی تو زمین بوس ہو جاتی۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ماہرو کے دل کو پتنگے لگ رہے تھے۔ اون کے تانے جیسے جان نکال رہے تھے۔ اون سن ہوتے دماغ کو قابو میں رکھتا فریحہ کو بلا لایا تھا۔ تم کچھ کر سکتی ہو تو کرو، میں کسی ہوٹل سے ایک آدھ ڈش اٹھا لاتا ہوں۔ اتنا پریشان تھا کہ حد نہیں تھی، اور اسے پریشان دیکھ کر ماہرو کا دل کٹ کٹ کے گر رہا تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ساری محنت اکارت گئی تھی۔ ہاتھ جلایا بھی تھا اور ہاتھ کو چھایا بھی نہیں تھا، الٹا ان کا غصہ ناراضی سہنا پڑ گئی تھی۔ وہ اتنے شدید غصے میں تھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اوپر سے اس کی شعلہ بیانی، تمہیں پتا تو تھا اس پھوڑ کو کچھ نہیں آتا، پھر تم کیوں اس پہ چھوڑ گئی سب کچھ؟ زہر بھری چٹتی نگاہ ماہرو پہ ڈالتا فریحہ سے مخاطب تھا۔ تب فریحہ کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس نے مجھے خود نکالا تھا کچن سے باتیں سنا کر، بڑے طنز سے بغیر جھجکے اس کے منہ پر کہہ رہی تھی۔ اسے کون سا ماہرو سے ڈر تھا جو وہ منہ پہ بات نہ کرتی، اور نہ ماہرو سے بہناپا تھا جو اس کا پردہ رکھتی۔ وہ اسے ذلیل کروانا چاہتی تھی، سو کروا رہی تھی۔ اور اون نے ماہرو کی 7 منٹ کے اندر وہ دھلائی کی تھی کہ شاید ہی کسی کی ہو۔ بس مارنے کی کسر رہ گئی تھی، بلکہ بھگو بھگو کر مار بھی رہا تھا، غصہ بھی کر رہا تھا، طنز بھی، بے عزتی بھی، فریحہ کے سامنے۔ پھر فریحہ نے اپنی تیز ترین سروسز مہیا کرتے ہوئے کہا، تم کھانا لے آؤ، میں تب تک کباب فرائی کرتی ہوں۔ یہ تو کباب بھی ٹھیک نہیں، جلے سے لگتے ہیں۔ اس نے فریج سے کوک نکالتے ہوئے اون کو باہر بھیجا تھا اور ماہرو کے بنائے کباب ڈسٹ بن میں الٹ دیے۔ اپنی طرف سے اسے اور اس کی بنائی چیز کو ریجیکٹ کیا تھا۔ ماہرو اس کھلی بے عزتی پہ احتجاج بھی نہیں کر سکی، اور اون جو ایک مرتبہ پھر ماہرو کو زہر بھری نگاہوں سے گھورتا موبائل پہ کھانے کا آرڈر دے رہا تھا، اس وقت خاموش ہو گیا جب اندر آتی سکینہ دکھائی دی تھی، اور اس کے پیچھے فل شیف یونیفارم میں کریم تھا، اس کے پیچھے ہیلپر سلیم۔ ان سب نے بڑے بڑے ٹفن اٹھا رکھے تھے اور وہ لوگ مؤدب سے کچن میں آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ اون، فریحہ اور خود ماہرو تک حیران رہ گئی تھی۔ تب کریم مہذب لہجے میں نرمی سے بولا، ماں بی بی، آپ کو منع بھی کیا تھا کچھ نہ پکائیں، میں دعوت کا سارا اہتمام کر لیتا ہوں، پھر بھی آپ نے؟ کریم نے کچن میں پھیلے پھیلاوے کو دیکھتے ہوئے سلیم کو اشارہ کیا۔ سارے ٹفن ٹیبل پہ سجا کر سلیم نے منٹوں میں کچن سمیٹ دیا تھا، اور سکینہ ماہرو سے پوچھ کر شوکیس سے نفیس سا ڈنر سیٹ نکال دی تھی۔ ساتھ کریم سے مخاطب تھی، منع تم نے خواہ کیا تھا، ماں بی بی نے اپنا ہاتھ تک جلا لیا، صدقے جاؤں اوپر کچھ لگایا بھی کہ نہیں؟ سکینہ جو مارے صدمے کی اس کا ہاتھ دیکھ کر پھٹ پڑی تھی، ماہرو کے روکنے پہ بمشکل رکی۔ سکینہ تم مجھے چھوڑو، فٹافٹ کھانا سرو کرو، میں ڈرائنگ روم میں ہوں۔ ماہرو کا لمحوں میں عزلی اعتماد لوٹ آیا تھا، اور وہ کچھ دیر پہلے کی ساری ٹینشن بھلا کر ایک نظر فریحہ کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھتی کچن سے باہر جانے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب کھانا سرو کرنے، ٹیبل سجانے تک کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں تھی۔ اس کے گھر کا ٹرینڈ کو آ چکا تھا، سب کچھ بہترین ہونے والا تھا۔
इसे अपने वफादार जहन शनास नौकरों पे टोट कर प्यार आ गया था। करीम जानता था वो कभी भी किसी दावत का एहतमाम नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसने ये काम कभी किया ही नहीं था। सो वो अपनी जहानत से सब कुछ बना लाया था। महारो जैसे बहुत बड़ी जिल्लत से बच गई थी। किचन से निकलते हुए इसने ऑन को भी मुखातिब किया, हम ड्राइंग रूम में चलते हैं, मेहमान भी क्या सोचते होंगे, मेज़बान कहाँ गायब हैं। फिर फरीहा पे एक उचटती सी निगाह डालकर वो दोनों ड्राइंग रूम में चले गए थे और फरीहा एक कोने में खड़ी हक्का बक्का देखती जा रही थी। इसका वजूद इतना ही मिसफिट था। और इसके साथ हुआ क्या था? वो हैरान नहीं थी, शशतर थी। इसके ज़हीन दिमाग की पूरी चाल इसी पे उलट गई थी। शेफ़ करीम टेबल पे बर्तन लगा रहा था, सर पे टोपा, जिस्म पे यूनिफॉर्म, हाथों पे ग्लव्स। एक खूबसूरत लंच टेबल सज रही थी। रंग रंग के लजीज घर के बने जायकेदार खुश रंग खाने डिश आउट हो रहे थे। चिकन वेजिटेबल राइस, फिश स्ट्रेस, मटन टिक्का, कबाब सिजलर, चिकन अलाक्यो, बेक्ड मैक्रोनी, मीठे में दहलवी खीर, ठंडी चांदी के वर्क से सजी खुशबूदार लजीज। हर तरफ खुशबू ही खुशबू थी, खानों की इश्तहा अंगेज खुशबू जो फरीहा के नथनों में घुसकर इसे फिर से जिल्लत का एहसास दिला रही थी, इसे पछाड़ रही थी। और फरीहा एक मरतबा फिर शिकस्त खोलदा खड़ी थी, अकेली, तन्हा और बेबस। वो महरो को ऑन के हाथों रुस्वा करवाना चाहती थी, लेकिन उल्टी चाल पे हवास बाख्ता हो गई। महरो फिर जीत गई थी, क्योंकि ऑन का बॉस, इसके कुलीग्स महरो से बेइंतहा मुतासिर होकर तारीफ़ों के पुल बांधते रवाना हुए थे। वो सब ऑन की बीवी के हुस्न, सलीके, करीने से बेइंतहा इम्प्रेस थे। ख़ास तौर पर बॉस की बीवी, जो इस सुनकर शदीद हैरान हुई थी कि महरो सेठ सरफराज की बेटी है, जिनकी कंपनी में इसका बाप बतौर MD काम करता था। और यूँ महरो एक मरतबा फिर फातेह कहलाई थी और फरीहा शिकस्त खोलदा थी, ज़ख्म खोलदा भी। और फिर ये सिलसिला यहाँ तक रुका नहीं था। फरीहा ने अगर महरो को पछाड़ने का अहद कर रखा था तो वो इस अहद को आखिर तक तकमील के मरहलों में पहुँचाना चाहती थी। वो महरो को ऑन की ज़िंदगी से निकालना चाहती थी और इसके लिए फरीहा ने हर हद को ललकारा था। इसे हर सूरत महरो को इस घर से निकालना था। इसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। इस दिन महरो बड़ी जलालत से बच गई थी। हालांकि फरीहा ने इसके मंजर से हटते ही बड़े तरीके से के साथ हर पक्की हुई डिश में चीनी का पानी, टाटरी, नमक मिलाकर अपनी कमीनगी का सबूत दिया था। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन ऑन के हाथों महरो को बेइज्जत करवा कर इसने बड़ा ही मज़ा लूटा था। उस दिन गो के महरो की कुछ बचत भी हो गई थी। इसके नौकर टिफ़न उठा कर ले आए और महरो मज़ीद जलील होने से बच गई। यहाँ फरीहा की जहानत को थोड़ी मात हुई थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि महरो अपने घर से नौकरों पक्के पकाए खाने को मंगवा लेगी। कम अज़ कम उस दिन की हद तक मामला सिमट गया। रात को ताया ताई वापस आए तो इन्हें भी सारी कहानी सुनाई गई। ताई ये तो भूल गई थी कि खाने में चीनी नमक किसने मिलाया था, लेकिन वो महरो के जले हुए हाथ को देखकर ऑन की धुनाई करना ना भूली थी। फिर ऑन को अपने सामने बुलाकर महरो के ज़ख्म पे मरहम लगवाई थी, साथ साथ खिंचाई भी की। जब फरीहा मौजूद थी तो तुमने मेरी बेटी को किचन में क्यों जाने दिया? अभी तो हाथ जला है, अगर वो ज़्यादा जल जाती तो। यूँ ऑन की दुर्गत बनाती ताई को महरो से प्यार करते देखकर फरीहा के सीने पे सांप लौट गए थे। और फिर ऑन की वो माजरत जो इसने महरो के हाथ को पकड़कर मरहम लगाते हुए सबके सामने की थी, फरीहा उम्र भर न भुला पाती। और फरीहा क्या ऑन की नौकरानी थी?